हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क, चाहे आप डीयू दे रहे हो या बीएचयू दे रहे हो या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दे रहे हो, सबका सिलेबस तो हम पढ़ा ही रहे हैं। और 1000 में आपको हमारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और इन बच्चों के लिए है जो ये रेफरेंस हमें देंगे। इसके अलावे अगर आपको प्रैक्टिस सेट या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा विद इन 200-300 प्राइस, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, आप वहां से जरूर देख लेना। सो इसी बेस्ड सिलेबस पे हम पढ़ाएंगे और आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। पहले इसके पहले जो हमने सॉल्यूशन दिया है मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमने कहां तक सॉल्यूशन दिया था। हमने जुडिशियल रिव्यू 36 तक दे दिया था और मैंने आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा था। देखो, अगर इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की मैं बात करूं, जो कि मैंने आपको बताया है कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम दो आप, अगर मान लो आपको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, जो बच्चे नींद से जागे हुए हैं या सो रहे थे बहुत दिनों से। 75 क्वेश्चन जो है वो डोमेन वाले पार्ट से पूछे जाएंगे, जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा डोमेन पार्ट का, क्योंकि ये मेजर पार्ट है, मतलब इतने क्वेश्चन में आपने कर लिए तो आपको लैंग्वेज तो वैसे भी आदमी का ठीक होता है, थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग तो वैसे भी बना लेता है। ठीक है। 75 25 मैथ रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। समझ में आ रहा है। तो 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये दूसरा पार्ट है 2023 का। इसके पहले 2022 मैंने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है पिछले 10 सालों के। एमएसडब्ल्यू की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लीज देख लो बाबू भाई। आप लोग नहीं देखोगे तो मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने गाइड नहीं किया। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं 36 के। अब आगे 37 में क्या है क्वेश्चन, इसको जरा इत्मीनान से पढ़िए। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। एक चीज और, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, चाहे आप हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले। मैंने पूछा था कि हिंदी में अगर अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट करो। एक बच्चे ने कमेंट किया, ठीक है मैं रुकूंगा, मैं अपने वादे से मुकरता नहीं हूं। स्टेटमेंट वन, द कल्चरल लैग इज द स्ट्रेन दैट को एग्जिस्ट बिटवीन टू कोरिलेटेड पार्ट्स ऑफ कल्चर दैट चेंजेस एट अनइक्वल रेट्स ऑफ स्पीड। ये कल्चरल लैग सोसाइटी का पार्ट है। आप जब सिलेबस देखोगे तो उसमें ऐसी चीजें आती हैं। द मैल एडजस्टमेंट इज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेन टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी विच एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटल डिफरेंस की वजह से ये होता है। अगला है द हाइपोथेसिस ऑफ द कल्चरल लैग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू एफ ऑगबर्न इन ही सोशल चेंजेज। मतलब इन्होंने जो किताब लिखी है सोशल चेंज, इन्होंने ही क्या ये हाइपोथेसिस दिया है कल्चरल लैग। तो हाँ, जो बच्चों ने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरीके का हमारा आईना होता है। समझ रहे हो आप, बात समझो आप। तो ये आप अगर जो बच्चे दे रहे हैं उनका हम कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, और ये आपको हम फॉलो करेंगे, उन बच्चों को फॉलो बैक करेंगे। समझ में आ रहा है। सो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन है वो, किसने दिया था, जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है। सो विलियम फील्डिंग ऑगबर्न ने तो दिया था, ये तो आपको ठीक है, ये मान लो आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट टू ही सही हुआ है, तो अब फॉल्स वाले में ये गलत हो जाएगा। अभी फिर से टू इज राइट, ठीक है। स्टेटमेंट वन आओ। देखो स्टेटमेंट वन का ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ये इसी के रिगार्डिंग है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज राइट। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में कमी करोगे मजा नहीं आता है आपके लिए कुछ भी फ्री में करने में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। सारा सिलेबस हमने जो बच्चे लॉन्ग टर्म से पढ़ रहे थे मेरे पास, उनका खत्म करवा दिया है। अब बारी है क्रैश कोर्स की, और यही क्रैश कोर्स है जो कि रिजल्ट दिलाता है बच्चों को। सो आप ज्वाइन कर लो अगर मन है तो। आगे बढ़ जाओ। आपको मैं अपनी जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसका भी रोल आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। आप सोचोगे कि फ्री में कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट ईएसआईसी एक्ट जिसे कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे के लिए मैं रुकूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है हिंदी वाले को और क्वेश्चन करना है। इसमें कौन सा सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है। तो देखो भैया, ये सब सोशल सिक्योरिटी का डिफिनेशन क्या होता है। मान लो कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ हो गया ऐसा, आपके फैमिली में कोई देखने वाला नहीं है, तो पीएफ करता है। पीएफ क्यों करता है, मान लो कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो पीएफ से आप वो काम कर पाओ।
किसी से कर्ज लिया है तो वो चुका पाओ, वो लेनदार जो आपको परेशान ना करे, तो इसीलिए पीएफ का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सब कंपेंसेशन भी इसलिए दिया जाता है, किसी का हाथ कट गया मान लो किसी मशीन से, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआईसी का बड़ा अच्छा काम है, आप इसको पढ़ना, सर्च करना। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया था कि अगर आप डिस्प्यूट करोगे, कब डिस्प्यूट करना है, कब उसको कैसे सुलझाना है, ये सब के लिए बना था ये। तो ये तो सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं आ जाओ देख लो इनको। फिर से कह रहा हूं, वीडियो पॉज करिएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम गूगल ट्रांसलेटेड होता है तो हिंदी में आपको अंतर दिखेगा, इसलिए कहता हूं इंग्लिश करना चाहिए हिंदी के साथ साथ, ठीक है। गॉर्डन अल्पोर्ट इन हिज ट्रेड थ्योरी, गॉर्डन अल्पोर्ट एक विद्वान है, हैज कैटेगराइज्ड ट्रेड्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, कंटेक्चुअल, सर्कमस्टांशियल, कॉवर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कार्डिनल, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब देखो ये तो आप दोनों देख करके समझ जाओगे कि ये मतलब ऑप्शन ही थोड़ा अजीब है। हाँ, इस दोनों में भारी कंफ्यूजन होने वाला है। हिंदी वालों के लिए देख ले जरा, अपने लक्षण सिद्धांत में ट्रेड को ये लक्षण कह रहा है, हालांकि ट्रेड का रियल मीनिंग लक्षण नहीं होता है। क्या होता है, मुख्य, केंद्रीय, द्वितीयक, सांदर्भिक, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, मुख्य, प्राथमिक, द्वितीयक। भैया मेरे प्लीज समझ लो ये है आपका फर्स्ट राइट आंसर, ठीक है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो जान ले, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, ये आपका है फर्स्ट। और हमारे चैनल पे आपको ऑल टू ऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको मान लो इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको मान लो कुछ और चीज की तैयारी करनी है, सब कुछ बीच बीच में मैं अपने बारे में बता भी दे रहा हूं। आपको नहीं पता है तो मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था सोशल वर्क में, तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। चल, जल तृप्ति क्या है? जल तृप्ति इज अ डिवाइस बाय सेंट्रल अरिद जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। अरिद जोन मतलब जहां सूखा पड़ता है। तो जल तृप्ति एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें जो है ना पौधों को ऐसे रोपेंगे जिसमें एक घड़ा इधर होगा, उसमें पानी भरेंगे, और दूसरा घड़ा इधर होगा, एक पौधा यहां होगा, फिर तीसरे घड़े के बीच में एक और पौधा होगा। इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, यहां जो पौधे होंगे ना उसको दोनों तरफ से पानी तो मिलेगा। तो ये रेगिस्तान के लिए बहुत ठीक है। पूछो क्यों? रेगिस्तान में अगर ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो ये पानी तो भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, बालू में खत्म हो जाएगा, कहानी हो जाएगी, फिनिश। लेकिन अगर इसको अर्थिन पॉट में डालोगे, देखो तो आप ये बात जानते हो, घड़े में साइंस का क्वेश्चन है ये, पानी क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट से एयर को मिट्टी के अंदर उसको सोख लेता है और गर्मी को बाहर कर देता है। ये उसमें टेक्निक है, सोचो मिट्टी में कितनी दम होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा, स्प्रे इरिगेशन नहीं होगा। ये प्लांटिंग ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट था जो आज भी काम करता है और एक बहुत अच्छा पहल है ये, इसको आप जान लो, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, अगला देख लेते हैं पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41, आराम से पढ़ो इसे, ठीक है। चल, ये है इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड इज एन एनुअल प्राइज गिवन बाय डैश एंड मोस्ट रिसेंटली हैज बैक्ड दिस अवार्ड। अब ये सोशल वर्क से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया था, बात समझो आप, ये कब शुरू किया था? 1995 में, समझ में आ गया। एंड मोस्ट रिसेंटली ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान कौन है भाई? 1971 में आपने देखा होगा बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, तो ये उसी के पहले राष्ट्रपति वहां के थे, है ना। चलो, बात समझ में आ गया आपको? चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये इजी है, हिंदी में बता तो मैं हिंदी में ही रहा हूं। क्वेश्चन आप पॉज कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियल वैल्यूज फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो आपको एक चीज समझ में आएगा, ये जो आप देखोगे ना क्वेश्चन, कौन सा चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो ये थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है, लाइक प्रियम्बल भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या आइडियल्स एंड फ्रेमवर्क है? देखो आइडियल्स की अगर हम बात करें तो अब डीपीएसपी में जाओगे आप, लिबरल आइडियल है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, हिंदी वाले बच्चों को दिखा देते हैं क्वेश्चन। और अगर देखें तो गांधीयन आइडियल है, तो इस हिसाब से ये आइडियल हमारा हो जाता है। फिर भी सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप उद्देशिका या प्रस्तावना देखते हो तो ये पूरे संविधान का एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है,
तो कहीं ना कहीं ये भी इससे जुड़ा हुआ, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं डिटेल्ड तो ये डीपीएसपी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है इसको समझो। 43 कह रहा है पीआईएल स्टैंड फॉर, याद करो हमने पढ़ाया है अपने सिलेबस में, जो भी बच्चे पेड वाले देख रहे होंगे उनको तो दिख रहा होगा। पीपल इंटरेस्ट लीग नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, हिंदी वाला देख लो, इसका हिंदी में भी भाई यही नाम है, बुरा मत मानना, नाम तो यही है। चलो आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, मैंने आर्टिकल रटवाया हुआ है। अगर आपने मेरे पॉलिटी के 20-25 क्लास भी नए सेशन वाले फॉलो किए होंगे, पुराने में तो मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया है। हाँ अलग बात है कि वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, तो आपको ये सब मिला है। अनटचेबिलिटी 1917 में खत्म किया गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं 45, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या लिखा था। स्वामी विवेकानंद का रूल क्या था, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सो अब देखो इसमें किताबें हैं इनकी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था 1893 में, शिकागो लेक्चर ऑन हिंदुइज्म। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाया था। कमेंट करो कि आजाद हिंद फौज कब बनी थी, मैंने आपको जस्ट पढ़ाया हुआ है। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, महात्मा गांधी का क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सरदार पटेल ने इंटीग्रेशन ऑफ डोमिनियन इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट राजा रजवाड़े थे सबको सरदार पटेल ने कैप्चर में लिया, ठीक है। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ो। सो भैया हिंदी वाले देख लो, एक बार दिखा देता हूं। अब इसमें आप हमें कमेंट करके बताओ, आंसर तो हमने बता दिया कौन किससे मैच करके, और राइट आंसर यानी ये ऑप्शन में कौन सा है। इंग्लिश वाले भी देख लो, आंसर मैंने बता दिया डायरेक्ट, लेकिन यहां तो आंसर दूसरा होगा ना, ये तो मैंने आंसर सॉल्व कर दिया मतलब। चल 46, who had popularized the term हरिजन 1930s to counter the pejorative change carried by caste names। हरिजन का उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। हरि मतलब विष्णु, विष्णु के जन, विष्णु के लोग, ऐसा कह सकते हो, विष्णु जी भगवान जो हैं उनके। तो इन्होंने एक अच्छा टर्म दिया था ये, और अंबेडकर के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग था, थोड़ा नहीं काफी अलग था। इन दोनों के डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पूरी पतली सी किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, गांधी जी के सोच को इन्होंने कैसे खंडन किया, क्रिटिसाइज किया, वो सब वहां लिखा हुआ है। सो 1930 का था ये, आप देख लो। अगला आ जाते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, इसलिए अक्षर से पढ़ाई जरूरी है। इन वर्ल्ड एज अ होल द एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डिकेड्स, ये तो सही बात है। आधे से ज्यादा पशु पक्षी पिछले 30-40 सालों में खत्म हो गए हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, ये भी एक बात है। जब भी पॉपुलेशन, मान लो एक ये धरती है भाई, इस पे 10 पक्षी 10 पशु थे, ठीक है, और इंसान जो था वो 5 ही था पहले, सबसे पहले। इंसान बढ़ गया 50, तो वो तो इनको खत्म करेगा ही, ना चाहते हुए भी खत्म हो जाएंगे। चिड़ियाघर में इनको रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप जहां आपका घर है अभी, वो आपका घर होना चाहिए था, वहां पशु पक्षी रहते थे बेचारे, हर जगह देख लो। मैं इसलिए गांव पसंद करता हूँ, वो आपका घर होना ही नहीं चाहिए था, वो तो किसी और का घर था। एक दिन की कहानी सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे मोहल्ले में सांप निकला, मेरे घर में घुस गया वो बेचारा, छोटा सांप था, इतना सा बड़ा, लेकिन वो जहरीला सांप था। 2-4 मेरे मोहल्ले के सूरवीर, जिसमें 50-60 साल के लोग भी थे, एकत्रित हो गए कि उसको मार देते। हम कहे क्यों मारोगे भाई, करे कि तुमको क्या लगता है कि वो हमारे एरिया में आ गया है। अरे तुम उनके एरिया में जमीन खरीद के यहाँ घर बना लिए हो, वो ही बेचारे यहाँ रहते थे। तो इतनी दुश्मनी इंसानों ने पाल ली है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, 5 आदमी तुरंत जमा हो गया। सांप को आराम से मैं उसको पकड़ा, झोले में रखा, बेचारे को छोड़ आया एक जंगल में, अपना जी रहा होगा कहीं मजे से, है कि नहीं। हालांकि वो ऐसे ऐसे कर रहा था मुझे, लेकिन सावधानी से थोड़ा, समझ रहे हो। तो ये एक स्टोरी है, बच्चों को जानना चाहिए। तो दोनों सही है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जब भी इंसान जहां बढ़ेंगे वो उत्पात मचाएंगे। इंसान देखो, एक और कहावत याद आ रही है, जानवरों को हमने तहजीब सिखा दी है। कुत्तों को हम कहते हैं टॉमी सिट, टॉमी जंप, और इंसान बदतमीज हो गए हैं। तो ये सब सोशल वर्क का असर है पढ़ने का। तो चलो ठीक है, अगला देख लो भाई बच्चों का। हाँ अगला देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा आने वाले हैं, 48 पे आ रहा है। Who among the following denounced the injustice of the caste system and scored in its rule purity pollution founded the सत्य शोधक समाज। इनका ये स्टेटमेंट था, इन्होंने हर तरह से जाति व्यवस्था का खंडन किया था। ज्योतिराव गोविंद राव फुले, इन्होंने बहुत काम किया है।
और ये एकदम लेजेंडरी हैं, ये आप याद रखिएगा और देखना चाहिए उस समय के लोगों को, ये इनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। सत्यशोधक को इन्हीं ने फाउंड किया था। 49 में आ जाओ। आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब, या आदि धर्म मूवमेंट जो था पंजाब में आया था, ये आपको पुराना है, ओल्ड है। ये दलित मूवमेंट था, समझ में आएगा ना, फैक्ट्री मूवमेंट था, ना ट्राइबल था, ना वीमेंस मूवमेंट था, क्या था, दलित मूवमेंट था। 49 का राइट आंसर, हिंदी वाले बच्चे देख ले, पंजाब का आदि धर्म आंदोलन किसका उदाहरण है? दलित पैंथर, a militant organization of Dalit youth, was formed in Dash as a part of their caste assertion। ये महाराष्ट्र में बना था 1972 में। तो जो सोशल मूवमेंट हुए हैं पुराने समय से लेकर के नए तक, वो सब की एक लिस्ट हम आपको दे देंगे। पेड वाले बच्चे उनको तो सब पता ही है, और अरुणा राय हुए, अन्ना हजारे, इनसे सवाल पूछा जाता है तो आपको पढ़ाएंगे वो, ठीक है। दलित युवाओं के एक लड़ाकू संगठन वही था, महाराष्ट्र 1972 में बना। 51, which of the following is an important efforts in art actualization of a gender just society? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Which of the following is important effort in actualization of gender just? तो जेंडर जस्ट सोसाइटी के लिए इसमें उज्ज्वला भी है, स्वधर भी है, कहीं ना कहीं देखोगे तो उस्ताद नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि अगर बेटियों को पढ़ा देंगे ना तो बाकी चीजें वो खुद सुधार लेंगी, वो अपना जॉब ढूंढ लेंगी, सोसाइटी में इक्वालिटी ढूंढ लेगी, कोई उन पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। चलो, सबसे बेसिक चीज है ये। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल मूवमेंट? इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट, चिपको आंदोलन, संथाल हुल, स्वाध्याय परिवार मूवमेंट। तो ये है चिपको आंदोलन, जो कि कहां चला था, उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, ये एक सोशल वर्कर थे और इन्होंने काफी प्रभावशाली काम किया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या करोगे आप, मेथेन, नेचुरल हजार्ड्स, सुनामी, है ना, सुनामी नेचुरल हजार्ड है ना, ये भी सिलेबस में है आपके, सिलेबस जाकर के देख लेना अच्छे से, याद कर लो दिमाग में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसेंट्रिसिज्म। तो अब ये ऑप्शन किस में है भाई, ए का 2 कह रहा है तो यहां तो है ए का 2, बी का 3 कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही मैंने बोला था पिछले का आंसर करने के लिए। हिंदी वाले बच्चे देख लो। 54, अनक्विट वुड्स, बुक रिटन बाय रामचंद्र गुहा, मार्टिन लूथर किंग, सुंदरलाल बहुगुणा, शशि थरूर। किसने लिखा है, रामचंद्र गुहा का ये किताब है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं और आई थिंक आपको मौका मिले तो पढ़ना चाहिए, महंगी है बट तो विच ऑफ द फॉलोइंग केम इन ईयर 2005? बड़ा अच्छा सवाल है ये मैक्सिमम लोग गलत कर बैठेंगे। तो ए जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आया आपका, ठीक है, तो ये तो सब में है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी 2005 में आ गया है, ए और बी हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो भैया देखो, ई तो जहां जहां है वो होगा नहीं, ठीक है। और जिन ये था जवाहरलाल नेहरू रूरबन मिशन, ये 2000 कब लॉन्च हुआ है, जवाहरलाल नेहरू रूरबन मिशन, बताओ कोई भी। अच्छा, आप लोग सिर्फ देख रहे हो सवाल के आंसर, ऐसा नहीं है ना कि बस देख ही रहे हो, कुछ सीखोगे भी, बताओ जरा। हो सकता है भाई बच्चों को लगता है कि सर ये क्या है। तो ये जवाहरलाल नेहरू वाला तो शुरू हुआ है, ठीक है, तो 3 हो गए आपको। ए बी एंड डी तो हो गया, एंड ए बी डी तो है नहीं किसी में, सी भी होगा। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका कब हुआ है स्थापना, अगर हम बात करें, ये भी आया है आपको 2005 में। अब ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये आया था 2004 में। तो ए बी सी डी हो जाएगा, लिख लो ये सब। अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये देख रहे हो बस स्टोरी की तरह। नहीं यार, ये पढ़ाई है, पढ़ाई को मन से करोगे ना तो रिजल्ट मन से देता है, कहीं भी दे। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हर चीज में होती है, थोड़ी बहुत किस्मत का लेखा जोखा हर जगह है, लेकिन नहीं पढ़ोगे फिर वो आपको परेशान करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिगार्ड टू सोशल रिसर्च ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स
intrusive observation is carried out in experimental research setups. In a focus group discussions, homogeneity is context often maintained. Pearson's है, ये विद्वान है. Pearson's is a method of examining relationship between interval, ratio, variable. Triangulation is restricted using qualitative and quantitative approaches in the same study. अच्छा, एक और चीज है, ये जो आपने अभी देखा इतना सारा, इसको आपको बनाना है. क्यों बनाना है? ये एक तो टफ क्वेश्चन है. हाँ, इसका आंसर मैं टिक कर दूंगा. अगर आपसे नहीं बन पाया, आप हमें कमेंट करोगे तो, और इस पे आप रिसर्च करोगे, थोड़ा दिमाग खपाओगे, और इसका एक नोट बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां सेंड करो. देखो, जब तक आप एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है. हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं आराम से यहां रख देता हूं, क्योंकि ये जिन विद्वानों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, यही तो सोशल वर्क है. ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ नंदिनी सुंदर, जया मृदल, अरुंधति रॉय, जीन ड्रेजी. ये अलग अलग लोगों का नाम है. द बर्निंग फॉरेस्ट. अब हमें आप नाम बताइए कि इसमें कौन सी किसकी किताब है एक्चुअली. ब्रोकन रिपब्लिक, रेड स्टार ओवर इंडिया, ये सब तो पढ़ा होना चाहिए आपको. ब्रोकन रिपब्लिक किसका लिखा हुआ है भाई? किसने लिखा है ये? ब्रोकन रिपब्लिक लिखा हुआ है अरुंधति रॉय का. तो क्या इससे क्लू मिला कुछ? देखो, सी का टू किसमें है? एक यही तो है जिसमें सी का 2 है, और एक यहां है. 2 हो गया. तो अब एक और आपको ढूंढना पड़ेगा. सेंस एंड सॉलिडेरिटी. ठीक है, सेंस एंड सॉलिडेरिटी किसका है ये? जीन ड्रेजी का. तो ये डी का 4 किसमें दिया है देख लो. तो डी का तो 3 दिया है, सॉरी, डी का 1 किसमें दिया है? तो इसमें ही दिया है. तो थर्ड में डी का 1 जिसमें भी होगा, यही राइट आंसर होगा. मैं फिर से बता दूं, अब आपको मिला देता हूं. कभी कभी ऐसे सवाल बनाने की हैबिट होगी, एक दो मिल गया तो दूसरे पे दिमाग पे जोर डालना है और इसको बनाना है. जीन ड्रेजी का है सेंस एंड सॉलिडेरिटी, तो हमने इधर से मिला दिया. अरुंधति रॉय का ब्रोकन रिपब्लिक आपने मिला हुआ है. उसके बाद आता है आपको जया मिर्राल, बी का 3, ये हो गया रेड स्टार ओवर इंडिया. सी का 2 अरुंधति रॉय का हो गया. डी तो हो ही गया है. नंदिनी सुंदर अब बच गई हैं. ए का क्या हो जाएगा? 4, द बर्निंग फॉरेस्ट. समझ में आ गया? यस, बिल्कुल. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58. ये भी एक तरीके से आपको थ्योरी और थेरेपी पे क्वेश्चन है जो आपको जानना है, और इसके लिए मैं टाइम भी दूंगा. जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैंने दिखा दिया है. यस, ठीक है. 58 नंबर क्वेश्चन आप देखो, ऑफिशियल क्वेश्चन है ये. ठीक है, ऑफिशियली क्वेश्चन को आपको ये ध्यान देना है कि ये गड़बड़ ना हो. लोगोथेरेपी क्या होता है? लोगोथेरेपी बेसिकली जापान वगैरह में जो है, ठीक है, यूज होता है. विक्टर फ्रैंकल ने इसको किया था. विक्टर फ्रैंकल जो है इसको डेवलप किए थे. तो डी का 4 हो गया. अब यहां से आप चुनना शुरू करो. एक इसमें है, तो 2 तो पहले ही छट गया. ठीक है, अब आएगा गेस्टाल्ट थेरेपी. ये सब पढ़ना है, जब आप वहां जाओगे तो आपको पढ़ना है गेस्टाल्ट थेरेपी. ठीक है, तो गेस्टाल्ट थेरेपी किसने दिया था? जल्दी बताइए. ये फ्रीडम, सेल्फ डायरेक्शन. मैं कमेंट देख रहा हूं बच्चों के, कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, राजीव, ओम प्रकाश. तो ये फ्रिट्ज पर्ल का दिया हुआ है. तो बी का 3 देख लो किसमें है. तो बी का इसमें भी 3 है और इसमें तो नहीं है. तो राइट आंसर ये हो जाएगा. अब यहां से आपको निकल गया, आपको एक नोट बनाना है कौन किसका है. ठीक है, तो कार्ल रॉजर्स का कौन सा था? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. ठीक है, फिर सी का अल्बर्ट एलिस का कौन सा था? रेशनल इमोटिव थेरेपी. सो प्लीज राइट इट डाउन. एंड अगर आपने लाइक और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि सोशल वर्क के बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होंगे. सब कुछ यहाँ मिल जाएगा. हिंदी वाले बच्चे देख लो, और कमेंट में मैं देख रहा हूं सब लोग शांत हो जा रहे हैं अचानक. क्यों भाई, नहीं आता है क्या आपको?
नहीं आता है तो नोट बनाओ और इस पे मेहनत करो, पढ़ो, रिसर्च रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अगर क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह भी वहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो यार आपका घाटा ही क्या है, 200-250 रुपए की तो किताब ही आती है। चलो भैया आप देख लो यहाँ पे, ये जो कहानी है ना ये बड़ा अच्छा कहानी है। अगर इसको देखोगे तो जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू समझते हो कितना होता है? न्यूट्रल पीएच किसी को लगता है क्या? 7 होता है। तो आपको देख लो ये 7 हो गया, ए का 2, अब ए का 2 यहां भी है यहां भी है, तो बाकी तो कट गया ना। मॉडरेट एसिडिटी, एसिडिटी एसिड, एसिड क्या लगता है आपको? जब 7 से नीचे जाओगे तो एसिड होगा, और 7 से ऊपर जाओगे तो बेस होगा, सही है ना? बोलो। 0 जो होगा वो मोस्ट एसिडिक होता है, और 14 जो होता है वो मोस्ट बेसिक होता है। तो मॉडरेटली एसिडिक कौन होगा भाई? 5 को आप मान सकते हो, अल्कलाइन बेसिक को आई थिंक कहते हैं, इंजूरियस हो जाएगा 4। अब देख लो ना, डी का 3 जिसमें भी दिया हो आप बाजी मार लोगे, डी का 3 यहां दिया है तो इसको कर दोगे राइट आंसर होगा। बाकी तो आप लोग होशियार हो ही, पढ़ाई पहले से करते हो। 60 क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये अपॉइंट किया गया था 1957 में। मैं पॉलिटी पढ़ा पढ़ा के थक गया, पंचायती राज पढ़ाया हूं, पढ़ लेना, पूछेगा एकदम डेफिनेटली पूछेगा। अशोक मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1977। अच्छा देखते हैं, जीवी के राव कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट, देखो एक चीज आप ध्यान देना जरा यहाँ पे, ये सब में कह रहा है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यही पे फंस रहा है मामला। ये बीपीएससी का मैं एक बार एग्जाम दे रहा था और वहां पे ये मामला मुझे फंस गया कब अपॉइंट हुआ है और कब रिपोर्ट सबमिट हुआ है, ये एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो आप देखो ए तो सब में होगा, ठीक है, ये तो सब लोग मान लो कि ये तो है भी सब में, बी सी डी वाला ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही है, अपॉइंटेड 1957 में, इन्होंने काफी सारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको देखने के लिए किया गया था। सो एल एम सिंघवी कमेटी जो है ये अपॉइंट हुई है 1986 में, तो रिपोर्ट तो इसने ऐसा दिया नहीं है, तो सी तो हो गया गलत। अब सी जहां जहां है उसको हटा दो तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ये होता है ट्रिक, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा। तो एल एम सिंघवी कमेटी जो है इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1987 में दी थी। तो गड़बड़ हो गया आपको, क्योंकि मैंने बता दिया अभी गड़बड़। अब यही चीजें आपको ध्यान से पढ़ने में पकड़ पाते। समझो बातें क्या है, देखो जो भी रिपोर्ट आया है वो आपको जिस साल आया है, एलएम सिंघवी कमेटी 1987 में अपना रिपोर्ट देती है, समझो इस बात को। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता आते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, लेकिन ये सबमिटेड का डेट है, तो ये सही है, यानी ए और डी तो सही हो गया। तो ए और डी किसमें है? इसमें तो है नहीं, ए डी इसमें है। अब बी और सी में हमें ढूंढना है, कोई एक गलत होगा। तो अशोक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट जो इनका आया था, जीवीके राव कमेटी, देखो जीवीके राव कमेटी का रिपोर्ट 1986 में सबमिट हो गया था। रिपोर्ट सबमिट, ये कमेटी बनी कब है इस पे मत जाओ। तो ए सी डी किसमें है भैया? ये हो जाएगा तीसरा वाला। इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है, आपका 5 मिनट टाइम खा जाएगा, दिमाग चाट जाएगा आपका, ठीक है। ज्यादा बोझ लग रहा होगा तो इसको 3 पार्ट में कर देंगे वीडियो, वैसे ठीक है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर नॉट इंक्लूडेड ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, थोड़ा तेज चलते हैं। मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों ग्रीन हाउस गैस है, तो ए और सी जहां भी है राइट आंसर है। हिंदी वाले बच्चे देख लो, फटाक से सॉल्व कर लो। चलो अगला पार्ट क्या है? एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टिंग पीएसयू, हाँ ये करती है ऑलमोस्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का ये पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर एड्रेसिंग द लॉस इन इनकरिंग पीएसयू। देखो डिसइन्वेस्टमेंट अगर लॉस हो रहा है पीएसयू में तो उसका एक इफेक्टिव टूल हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो लॉस हो रहा है उसमें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी को अगर, देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार के पास 51% शेयर है उसका, जैसे एलआईसी का मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब 51%, अगर ये 51% में से ये क्या घटा ले अपना शेयर 36% कर दे, तो बाकी जो 25% लोग हैं वो क्या करेंगे? लोग ले लेंगे या कोई बड़ी कंपनी ले लेगी, तो उसके मैनेजमेंट पे उसका कंट्रोल होगा, और वो चूंकि प्राइवेट रहेगी तो बहुत ज्यादा उसको क्या करेगी? वेलफेयर, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करेगी, उसका बिजनेस बढ़ाएगी, प्रॉफिट को बढ़ाएगी। सरकार का कभी कभी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, तो ये चीज होगा। लेकिन इसका घाटा ये है कि ये चीजें महंगी हो जाएंगी, जो जिसके लिए ये पीएसयू है,
क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो गया, समझ रहे हो, वो लोगों के हक से बाहर हो गया, सरकारीकरण से बाहर हो गया। तो यही चीजें हैं। विच आर्टिकल सेज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर। पॉलिटी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बच्चे अगर पढ़े होंगे तो 23 1 इसका राइट आंसर मारेंगे आंख बंद करके, मतलब कंप्यूटर पे से बैठेंगे आंख बंद करके से टिक मार देंगे, ठीक है। पढ़ा दिया है मैंने, अभी रिसेंट में भी पढ़ाया है, पुराना तो था ही। जितने पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट है रट जाओ। चलो, whose agitation paved the way for reforms in the ethical structure of the governance? Agitation was mainly intended for the creation of a strong लोकपाल। लोकपाल का जो आंदोलन था किसका था, पढ़ाया है ना, ये तो मैंने पेड वाला भी क्लास यहाँ पढ़ा दिया। अगर चाहते हो कि डेली एक पेड क्लास का मटेरियल मैं यूट्यूब पे लेकर के आऊं तो कमेंट करो। अन्ना हजारे ने ये आंदोलन शुरू किया था। Who among the following announced the Golden Quadrilateral Project? ये अटल बिहारी वाजपेयी का था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारे देश का, ये मान लो जो है, अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो यही हो गया, एक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन सबको एक दूसरे से मेन नेशनल हाईवे से जोड़ना है। अब तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, अब उसको एक्सप्रेसवे सरकार बना दे रही है, समझ रहे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांट प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स? तो जब सोशलिस्ट मेजर हमारे देश में अपनाया जा रहा था, इंदिरा गांधी के टाइम की ही बात है, 1975 के बाद 47 अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर आता है तो उसको नकारेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का पावर तो इन्होंने पहले ही सीट लिया था, अपोजिशन को जेल में ठूस दिया था। तो यही है 42nd अमेंडमेंट, सही है। चलो अब आ जाओ 67, हिंदी वाले बच्चे देख लो। प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, राशनलाइजेशन। अब देखो, रिएक्शन फॉर्मेशन जब आप एंजाइटी में होते हो, बेसिकली सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये कब होता है, जब मान लो आप गुस्से में हो और आपको कहीं बेइज्जती कर दी गई, तो आप एक रिएक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हो अपने मन ही मन में, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर 3 होगा, इसको मेजर कर लो आप। हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा तेज चल रहे हैं अभी हम लोग, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ अगला, स्टेटमेंट 1 जो है ये कह रहा है एनजीओ इज अ यूनाइटेड नेशंस टर्म, माने एनजीओ का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, एनजीओ क्वाइंड बाई, किसने किया था भाई, देखिए जरा, ये कुछ पता है क्या इन लोगों को, क्योंकि आपका सोशल वर्क के बाद में ये जो है आपका इसी में जॉब होना है। तो ये 1945 में तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस ने इस वर्ड को क्वाइन ही किया था, ठीक है। और इसने बताया था कि जो इंडिपेंडेंटली काम करे स्टेट से उसको ही एनजीओ कहेंगे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है एनजीओ जो है इंक्लूडेड था कि नहीं, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि भारत तो शुरू से मेंबर था इसका। बताओ। देखो यार, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो मुझे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। बाकी आपको मिले तो हमें बताना, हो सकता है मैंने कम पढ़ाई की हो, ठीक है, बताना मुझे, जरूर रेफरेंस देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप आ सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट देख लो, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको फाउंड किया है, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है आई थिंक। Which of the following committee first time underlined the need for an organized money market in India? तो ये चक्रवर्ती कमेटी है जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पे काम कर रही है, ठीक है, 1985। द मुद्रा योजना, मुद्रा योजना कब आया है भाई? देखो, अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस समय आई थी उसी समय मुद्रा योजना आई थी, समझ में आ रहा है बात? मुद्रा योजना कब आया है बताओ जरा, कोई भी, आपको एग्जैक्ट बताना है, अप्रैल 2024, क्योंकि इलेक्शन ही अप्रैल में होता है। तो आपको लग रहा है 8 अप्रैल 2015 को ही आया है, ना कि 2014 में, क्योंकि इलेक्शन ही तो होता है इसी टाइम में, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ कंफ्यूजन के लिए दिया है। बात समझ में आ गया आपको? सब लोग कमेंट करते जाओ भाई, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, नहीं पढ़ रहे कर रही है ना। आओ देखते हैं जितना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डू ऑल पुअर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग स्टेट कवर्ड ऑन अ मिशन मोड विथ लाइफ इंश्योरेंस अप टू 2 लाख ऑन अ पेमेंट ऑफ प्रीमियम 300
₹330, मतलब 330 रुपए आपको हर साल देने हैं, तो आपको 2 लाख का कवर दिया जाएगा प्रीमियम। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन की ज्योति बुझेगी तभी मिलेगा, इसका ट्रिक यही है कि ये मरने पे मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो पहले तो आयुष्मान भारत और ये हटा दो आप, ठीक है। ये है आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख, ये हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। बात समझ में आ गया। प्रधानमंत्री, देखो ये 2 योजनाएं जो हैं, ठीक है ना, इनको आप समझ लो, क्योंकि ये ही से बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि SC/ST के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें अब इसका प्रीमियम 436 रुपए हो गया है, पहले 330 ही रुपए था, ठीक है। किसी कारण से मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख रुपए का प्रीमियम इसमें दिया जाएगा। लेकिन अब आपके यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, 18 से 25 साल के लोग ही यहाँ पे घुस सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अगर हम बात करें तो इसके लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। किसी को कुछ पता है क्या कि ये कब आया था? जो भी मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो और उसको रखो, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। ये भी 2015 में आया था, इन फरवरी 2015। ये किसके लिए था, कोई बता सकता है? ये दुर्घटना बीमा था। इसमें आंशिक दे सकते हैं, मतलब मान लो हाथ कट गया तो 1 लाख रुपया दे दिए, इस तरीके का ये था। समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें 12 ही रुपए प्रति वर्ष देना था, इसका भी एज कम ही था, मतलब ज्यादा नहीं दे सकते हैं। 12 रुपए प्रति वर्ष, 1 रुपए प्रति मंथ हुआ, है ना। तो ये एक बड़ी चीज है, तो दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। एशियन नाटो इंगेजेस, आसियान, एशियन है एक्चुअली, आसियान नहीं है। इंगेजेस अ ग्रुप ऑफ, ACIAN, ठीक है। याद रहेगा आपको, क्या है सवाल, आपको समझना पड़ेगा ये कौन कौन है। नाटो तो आप समझ लो, नाटो के बारे में पूरा डिटेल वीडियो ही हमने दिया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया को डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस के लिए दिया गया था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं ये आपको बताना है। देखूं मैं कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। एशियन नाटो एंगेजेज अ ग्रुप ऑफ, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, हालांकि इसमें भी गड़बड़ है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है इसमें, ठीक है। तो ये यही होगा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन राइट आंसर यही है, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट देख लो आप। द क्वेस्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ विलेज इन फ्री इंडिया वाज supported by several innovations aimed at institutions building. The first such experiment of community development program, देखो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 में पहला शुरू किया गया था। इसी का चेक करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, जो मैंने अभी पहले बताया था। आगे आ जाओ जल्दी से, हिंदी वाले बच्चे पॉज करके देख लो। पंचायती राज वाज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19 नागौर, राजस्थान। पंचायती राज पढ़ो जाकर के, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। बुद्धू मत बनो, बेवकूफ मत बनो, पढ़ के भी पढ़ो जाकर के वही चीजें जो एग्जाम में आए। मैंडमस हैवियस कर्पस सर्टियनरी, ये रीट्स है भाई, रीट्स मैंने अलग से पॉलिटी में पढ़ाया है, ये करना है आपको कमेंट। अब बच्चों आपके कमेंट की बारी है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आप करो, पढ़ाया हुआ है यार, कर दोगे आराम से, जाओ पढ़ो करो। और ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे भरोसा है उन पे। विच कमिटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? अब भाई जीवी राव, अशोक मेहता, बलवंत राय, LM सिंह, वही कमेटी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण, और ये जो है बेसिकली किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी वाज इनकॉर्पोरेटेड, रिकमेंडेशन ऑफ, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ो, रिसेंट में पढ़ाया है मैंने भाई मेरे, जी हाँ। नेक्स्ट, इट इज वाइडली यूज्ड मेजर स्टैटिस्टिकल मेजर टू कंपेयर एंड एनालाइज सोशल इनइक्वालिटीज। क्या है भाई? गिनी कोफिशिएंट, यही है। एडम्स कोरिलेशन नहीं, यही है गिनी कोफिशिएंट। ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को दिखाता है, एक सामाजिक असमानताओं की तुलना और विश्लेषण के लिए यही है।
वीडियो को पूरा खत्म करना, छोड़ोगे बीच में एग्जाम भी छूट जाएगा बीच में। चलो आगे देख लो। लीवाइरेट एंड सोरो रेट आर रिलेटेड टू, क्या है ये लीवाई रेट एंड सोरो रेट? फैमिली कल्चर, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ये आपको करना है इसका कमेंट। अब मैं आपको दूंगा कमेंट करने के लिए। हो सकता है भाई आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? हो सकता है कुछ ना आए, कुछ तो आएगा। विथ रिगार्ड टू प्राइवेटाइजेशन वेव इन द वर्ल्ड, वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर प्रेस्ट्रोइका स्टार्टेड इन, देख लो हिंदी वाले बच्चे, विश्व में निजीकरण के लहर में प्रेस्ट्रोइका एक वर्ड आता है। प्रेस्ट्रोइका, ट्रोइका जब भी वर्ड होता है तो थ्री होता है, ठीक है। सो प्रेस्ट्रोइका जो है रीस्ट्रक्चरिंग, रेफरिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन के केस में ये होता है। तो यूएसएसआर होगा यहाँ राइट आंसर 4, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मार्केट सिस्टम को जब रीस्ट्रक्चर करेंगे। Tsunami are popularly called tidal waves that actually have nothing to do with the tides. Effect of tsunami can be unnoticeable or even destructive. देखो ये नथिंग टू डू विथ कह रहा है ना, तो गलत है। टाइड की वजह से सुनामी एक्टिवेट होता है। सुनामी वेव रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैव कैपेसिटी टू क्रॉस ओशियन, ये भी सही है। द डिग्री ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट अर्थक्वेक अकर्स। देखो सुनामी को जो है ना टाइडल वेव्स कहते हैं। सुनामी को टाइडल वेव्स मतलब, इसको आप ऐसे समझो, टाइडल वेव, टाइड क्या होता है आप जब पढ़ोगे टाइडल एनर्जी वगैरह तो उसको समझ पाओगे। टाइड होता है फिर वो नीचे जाता है। सुनामी एंड टाइडल वेव आर टू डिफरेंट अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज को समझो, हिंदी वाले बच्चे अगर समझ रहे हैं तो वो समझ लें, सुनामी और ये दोनों अलग चीजें हैं। ये अर्थक्वेक जब भी आएगा तो अर्थक्वेक आने से पानी सब चला जाएगा अंदर, जब वो उधर से रिटर्न होगा तो पूरा उधेड़ देगा। तो ए और बी दोनों एक दूसरे का सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एफईएमए, फाइनेंशियल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी, फॉरेन इक्विटी मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट, इसी के तहत पकड़े जाते हैं कई लोग। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हैंगन्स थ्योरी, मैंड्री, देखो ये कितना ज्यादा पूछ रहा है। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करो, सबको गूगल करो या सबको अपने नोट्स से निकालो और पढ़ो। ये कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, आप देखो सारे ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, वहां से आपको मिल जाएगा। हिंदी वाले बच्चे देख लो, हेजन का सिद्धांत, मार्टिन डेंटल का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बिहेवियर थेरेपी, ये भी आपको करना है। इस विद्वान के बारे में पढ़िए और इसका आंसर करिए। व्हेन वाज नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, नेपा कब आया है? NEPA, अब तो इससे बहुत सारे एक्ट हैं, बताइए नेपा एक्ट कब आया है? 1969 में ही आया है, ठीक है। Which of the following gases can be deplete the ozone layer in a stratosphere? तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाँ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। देखो अगर हम ओजोन लेयर डिप्रेशन की बात करें, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, मतलब क्षरण की, खत्म की, तो सबसे जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, लेकिन अमोनिया में इसके कुछ गुण पाए जाते हैं तो अमोनिया ही होगा, ठीक है। चूंकि 4 ऑप्शन है तो इस तरीके के दिए रहते तो एक चुनना ही पड़ेगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर फूड फ्लड मैनेजमेंट, अब ये देखो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, नेशनल प्रोग्राम फॉर फ्लड मैनेजमेंट, जल्दी बताओ कब आया है ये? अब देखो ये जो प्रोग्राम है ये 1954 का आया है, लेकिन आज भी फ्लड मैनेज नहीं हो रहा है, बस बेवकूफ जनता को बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। S&P वेव्स, ये आप देखोगे S&P वेव्स ये अर्थक्वेक में यूज होता है भाई मेरे, इसको क्लास जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पढ़ना ही है। तो S&P, हालांकि ये एनसीईआरटी में है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। S&P लहरी भाई हिंदी वाले देख लो। संस्कृताइजेशन, ये तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। वेस्टर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन, जल्दी बताइए।
तो इसमें मान लो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो आप जान ही रहे हो, अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कहाँ होगा, जब प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन होगा। तो डी का 2 यहीं से देखो आप, एक्चुअली इसका राइट आंसर ये होगा ए। आप मैच कर लो, पढ़ लो आराम से, हिंदी वाले बच्चे भी देख लो, यही राइट आंसर होगा। दैट रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। भैया अगर डीपीएसपी पढ़ा होगा आपने तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ये। यही हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका पुराना नाम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बातें की गई हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, और इसमें इसकी बातें की गई हैं। आगे आ जाओ। Sometimes secondary pollutants like ozone, PAN, HNO3, H2SO4 are formed from primary pollutants are most toxic than primary pollutant. This phenomenon increased toxicity in pollutants is called, क्या करूंगा ये, टॉक्सिसिटी करता है, बायोमैग्निफिकेशन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, साइंस वाले भी ना जवाब दे पाए कोई कोई तो इसको आपको सर्च करना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, क्या रोल होता है। यही होती है रियल पढ़ाई। ये सोचोगे कि सब सर बता दें और हम हाथ पांव ना मारे, सर तो पिन करेंगे ही कमेंट अगर आप आंसर करोगे तो, ठीक है। जनता जनार्दन का भी कुछ रोल होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। एक्चुअली फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में कहा गया है, तो ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। अब ये भी सही है, तो बोथ है नहीं यार सही, वो सब डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। Who draw the following conclusion that gender roles are culturally rather than biologically determined? ठीक है, किसने ये कहा था बताओ? पढ़ो इसको हिंदी वाले बच्चों, यहां देखो, इनको सर्च करो, पढ़ाई करो इन सब चीजों की। एन ओक्ले, अर्नेस्टाइन फ्रिडल, क्या कहा था इसने? Who in a study entitled Social Structure examined the institutions of a family in a wide range of society? ये भी आपको सर्च करना है और पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो इनके बारे में, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। एवरी कल्चर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ गाइडलाइंस व्हिच डायरेक्ट कंडक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन सच एज गाइडलाइंस आर नोन एज। तो अगर गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो आप समझो ट्रेडिशंस अलग चीजें हैं, मोर्स, रीति रिवाज, नॉर्म्स इसको कहते हैं, ठीक है। ठीक, अगला, इन विच ईयर इंडिया हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। कब किया इंडिया ने? ये बहुत अच्छा सवाल है, बताओ। इंडिया ने CEW को कब अप्रूव किया? देखे जरा, सब तो शांति पड़े बैठे हैं। 1993 में हुआ है। बहुत बढ़िया राजीव, बहुत बढ़िया। द हाइपोथेसिस दैट पीपल परसीव्स द वर्ल्ड थ्रू कल्चरल लेंस ऑफ लैंग्वेज, ये किसका है? एडेंट हन्ना हाइपोथेसिस, माइकल फॉकल्ट, सैपिर वॉफ। बताओ आप क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर करो इसका। अगला, which of the following provides said parties like shall take all measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relation। तो डिस्क्रिमिनेशन जहां भी मिटाने की बात होगी तो आप सीधा समझो कि आर्टिकल 14 वहां इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हिंदी में देख लो आप, महिला और पुरुष में भी समानता, पुरुष के सभी वर्गों में समानता, तो ये 14 आएगा ही। अ स्लोगन, अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड वाज क्वाइंड फॉर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड किसने दिया था? बताओ किसने दिया था? वाज क्वाइंड फॉर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का तो ये है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। एक बच्चे का जन्म हो एक पौधा लगा दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो जिंदगी में आप बहुत महान बनने वाले हो, जिस भी फील्ड में जाओ। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।